सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे फिर एक बार मोदी सरकार। इसहाक डार का एक और मुखबर फारिग, डॉलर नीचे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर, नवाज शरीफ की जेल में मुलाकातें, लीगी रहनुमाओं के लबों पर एहतजाज की बातें, अपोजिशन के बाद अदलिया नैब तनकीद की जद में, नए पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपट राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कुछ ही देर पहले एक वीडियो वायरल हुई, बल्कि मैं कहूंगा शायद की गई, चेयरमैन नैब के हवाले से। ना सिर्फ वीडियो बल्कि ऑडियो, एक फोन कॉल भी बाकायदा वायरल हुई। ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई कि चेयरमैन नैब रंगरलियां मनाते हुए, अपने ऑफिस में रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए। इंतहाई गैर मुतनाज़ा तरीन उनकी हरकतें। हम इस पर प्रोग्राम कर रहे थे किस तरह से चेयरमैन नैब ऐसी हरकत कर सकते हैं, और इतना दुख हुआ मुझे वीडियो देखकर, इतना मैं परेशान हुआ कि औरों को नसीहत खुद मियां फसीह। यानी ये कैसे चेयरमैन नैब हैं कि जो खुद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो किस तरह किसी को अखलाकियात का दर्स दे सकते हैं कि कोई करप्शन ना करे, कोई और काम ना करे। ये बाकायदा वीडियो चलाई गई, इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है कि जनाब एक खातून से चेयरमैन नैब मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, बाद में उसको गले लगा रहे हैं। फिर एक फ़ोन कॉल चली और उसमें भी बहुत मुतनाज़ा गुफ्तगू थी, मगर ये जब हर तरफ फैल गई, पूरा पाकिस्तान इस पर बात करने लग गया। लेकिन चूंकि जर्नलिस्टिक एथिक्स भी कोई चीज़ है, तो हम कोशिश कर रहे थे कि चीज़ कन्फर्म हो सके। इतनी देर में वही इदारा, वही प्राइवेट चैनल जिसने वीडियो चलाई, जिसने ऑडियो चलाई, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई, मुसलसल चलाई और बदनाम किया चेयरमैन नैब को, नैब के इदारे को। और उसके बाद वो चैनल क्या कहता है कि हम इसको वापस ले रहे हैं, ये हक़ाइक़ के मुनाफी है, हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, इदारा दिल आज़ारी के लिए माजरत चाहता है। यानी यहाँ अब ये दिल आज़ारी पर माजरत का दौरा है। कभी तलाल चौधरी साहब माजरत कर लेते हैं अगर मगर करके, यहाँ अब यही होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये साजिश थी? क्या जिस तरह चेयरमैन नैब को धमकियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ मुसलसल खबरें चलाई जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, क्या उनकी ये साजिश है? क्या उसी तरह कुछ लोग पीछे बैठे हैं जो ये साजिशें कर रहे हैं, ये खेल खेल रहे हैं, और जानबूझकर वो इदारे जो एहतसाब कर रहे हैं इस मुल्क में, या जो करप्शन के खात्मे के लिए कोशिश कर रहे हैं, हर उस इदारे के खिलाफ हो जाते हैं? ये हमने देखा है। यानी अगर यहां पर कोई हुकूमत में आ रहा हो, आपको नीचे कर रहा हो, जीत रहा हो, उसके खिलाफ स्कैंडल बना दो। अगर अदालतें कुछ कर रही हो तो उनको धमकियां दे दो, नैब कुछ कर रहा हो तो उसको धमकियां दे दो। क्या अब यही कुछ होगा? क्या अब साफियों के साथ भी यही किया जाएगा? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बाबर डोगर साहब और असद खरल साहब। असद खरल साहब, जब ये वीडियो सामने आई उस वक्त ही आपसे बात हो रही थी और आपने कहा, मैंने आपको पता है कि मैंने कहा जी मैं बड़ा दुखी हूँ, और ये कैसे चेयरमैन नैब है, ये क्या कर दिया, ये इनके ओहदे को, इनको ओहदे का, उम्र का लिहाज नहीं इन्होंने किया। लेकिन आपने मुझे कहा कि हमें इसको देखना चाहिए, परखना चाहिए, जल्दी ना करें, और उस पर बात तरतीब आ जाती है। उसामा साहब, बात यह है कि डोगर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे है। पहले भी हमारा चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड पहले डिस्कशन होती रही है इस मामले पे, वो भी बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब लगाए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने थे, और लगवाने में बड़ा अहम किरदार था मलक रियाज का। लेकिन उनकी ख्वाहिशात जो थी, और जिस तरीके से माजी में अपने लगाए हुए चेयरमैनों से वो काम करवाते रहे थे, जो कठपुतली की तरह उनके इशारों पे नाचते रहे थे चेयरमैन नैब, वो कमरुज़्मान चौधरी हों या उससे पहले हो, ये चेयरमैन लगने के बाद, पहले मुझे नहीं पता उनका, इन्होंने नैब के अंदर झुकने से, सरेंडर करने से, बिकने से इनकार कर दिया। इसके हवाले से पहले कॉलम के हवाले से बाकायदा कॉलम लिखवाए गए, इंटरव्यू का एक जवाब बना के मुलाकात करवाई गई। उस मुलाकात के अंदर इंटरव्यू का कोई हवाला नहीं था। जवेद चौधरी साहब मिलने ज़रूर उनको गए थे, उनका कोई काम था, उस सिलसिले में गए थे।
वहाँ पे ये गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी। उस गुफ्तगू के हवाले से ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था कि ये मैंने इंटरव्यू सीरीज ऑफ कॉलम इसमें लिखने हैं मैंने। अच्छा, ये उस वक्त नहीं बताया था। असद खरल साहब, एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बात आप कर रहे थे, फारूक जो नौल नामी शख्स है, फारूक नूर, अच्छा, वो उसके खिलाफ, फारूक के खिलाफ तकरीबन 30 से 39 केसेस बताए जा रहे हैं। अच्छा, 39 केसेस हैं और उसकी बीवी के खिलाफ भी। अच्छा। और उसके खिलाफ अपनी फुप्पो को भी उसने कुछ तंग किया, उसका भी केस है, अगवा किया बाकायदा, और वो केस भी है। और ये दोनों मियां बीवी की साजिश भी हो सकती है। फारूक नूर साहब जो है, प्रोफेशनल गैंग है। फारूक नूर साहब जो हैं इस वक्त गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे अभी किसी दोस्त ने मैसेज भी किया कि वो जेल में अभी। नायब लाहौर ने उनके ऊपर इम्पर्सोनेशन का केस बनाया था। वो अपने आप उसका काम ही है लोगों को ब्लैकमेल करना। चेयरमैन से तल्लुकात अपने जाहिर करते थे, नैब के डीजी से अपने तल्लुकात जाहिर करते थे, नैब के अफसरान के दफ्तर में बैठ के और उनका टेलीफोन इस्तेमाल करके वो लोगों को टेलीफोन करते थे। अब वो जो फारूक नूर साहब हैं, उनकी वजह शोहरत क्या है वो बहुत सारे लोग जानते हैं। अच्छा, और तो ये जो फारूक खातून नौल है, नाम उसका आ रहा है, जो फारूक नौल, चले हाँ, जो फारूक नूर जो है, नूर अच्छा, अच्छा। अब दूसरा मामला ये है कि ये जो खातून के हवाले से ऑडियो आई है और वीडियो आई है। अब ये बेसिकली एडिटेड वीडियो है। जो वीडियो है वो भी एडिट की गई है और जो ऑडियो है उसके मुख्तलिफ पीसेस को जोड़ा गया है। एक वक्त में गुफ्तगू कुछ जो है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ और भी औकात में हो सकती है। अब मामला ये है कि वो जाके जो मिलती है और एक बाय डिज़ाइन एक ट्रैप किया जाता है किस तरीके से कि उस खातून जो है वो बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग बना रही होती है। मुझे ये बताएं कि आम नॉर्मल इंसान, आम मर्द भी है, वो इस तरह जाके किसी के दफ्तर में जाके इस तरह की वीडियो बनाने की जसारत कर सकता है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि बाई कहते हैं ना, मोटिव बिहाइंड द इंसिडेंट, आप समझते हैं लॉ पॉइंट को, कि वजह जो होती है हमेशा जब FIR की जाती है उसकी वजह अनाद क्या है। अब मामला ये है कि ये जो सारा है, कत्ल का केस भी है, कत्ल के केस भी मुलव्वस है। अच्छा, मेरा मामला सिर्फ ये है कि वो इनोसेंट और बाप के कत्ल का कोई मामला सिर्फ ये है कि चेयरमैन नैब के ऊपर आपको पता है इस वक्त कितना ज्यादा दबाव है। जरदारी साहब और ये जो लोग वीडियो बनवाते और टेलीफोन और कॉल और रिकॉर्डिंग का कौन पीछे, बड़े बड़े, आपको पता है मुल्क के अंदर बड़े बड़े लोगों को कौन ट्रैप में लाता है, बड़े बड़े किरदार जो हैं, और जिस पार्टियों के वो इन्वेस्टर भी हैं और इस मामले में बड़ा और बड़े इदारों में उनके लोग भी बैठे हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ है, नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली उनके खिलाफ है, और अगली सबसे अहम बात जो ये है कि हुकूमत भी उनके खिलाफ है। और चेयरमैन नैब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बेसिकली उसके अंदर अगर आप समझें तो वो दो पार्टियों के अलावा उसके बाद से वो हुकूमत का प्रेशर उसमें जाहिर कर रहे हैं, नाम लिए बगैर। तीन चीजों ने बता दी उनका, हुकूमत हमारी मर्जी से नाम ECL में नहीं डालती जो हम लिखते हैं, हुकूमत हमें फंड नहीं देती, और तीसरी एक और चीज उन्होंने की प्रोसिक्यूटर के हवाले से, फंड्स के हवाले से भी कि जो हमारे ज्यादा पैकेजेस पे नहीं, हमारे सस्ते हैं, दूसरी तरफ से बड़े बड़े वकला होते हैं, तो उनको शिकायत आ रही है। अच्छा खरल साहब, मैं आता हूं, हुकूमत की जानिब से प्रेशर ये है कि इमरान खान साहब का ये कहना है, एक तो ये है कि बड़े हमारे लोग जो है PTI को ना पकड़ा जाए, यानी हुकूमत साहब बुखारी, परवेज खटक, खरल साहब, और भी 6-7 लोग हैं। हाँ जी, मैं चाह रहा हूँ, टाइम फिर कम रह जाता है। बाबर डोगर साहब, आप बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, आप इन चीज़ों से कोई मुत्तफिक नजर नहीं आते। आप चाहते हैं कि जनाब इसका ये वीडियो इतनी ऑथेंटिक नजर आती है कि इसका कोई ऑडिट वगैरह हो, पता चलाया जाए कि असल हकीकत क्या है। देखिए, वीडियो चल गई है, वीडियो चैनल ने चला दी है, उसके बाद उसकी तरदीद आई है, और जो मैं चैनल के जो एंकर थे, मैं जो उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि हमने इसको 2-3 दिन रोक के रखा, इसका फोरेंसिक ऑडिट कोई करवाना चाहता है तो बिल्कुल करवाए, हम इसके लिए तैयार हैं क्योंकि हमने इसको चेक करवाया है। तो ये तो चैनल ने पहले क्लेम किया, अब तीर कमान से निकल चुका है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। चेयरमैन नैब एक बड़ा हसास ओहदा है, बहुत बड़ा होता है, एक आईनी होता है, मगर ये कोई किसी चैनल को इस तरह से इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो आए, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, उसको पूरी दुनिया में नंगा करके और बाद में कह दी कि गलती हो गई, माफ़ी दे दें।
ये इसका बाकायदा फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि वो जो प्राइवेट चैनल है उसके जो मालिक हैं वो गवर्नमेंट के बहुत करीब हैं, उनका स्टेटस एक अनऑफिशियल मशीर के जैसा है। गवर्नमेंट की मीडिया पॉलिसी उनके बगैर नहीं बन सकती, गवर्नमेंट की कोई मीडिया स्ट्रेटजी उनके बगैर नहीं बन सकती। उस चैनल में ये वीडियो चलना उसका एक मायने है। मेरी अभी PMLN के कुछ लोगों से बात हुई, मैंने उनसे डिस्कशन की कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या उन तक ये चीज़ पहुंची है। तो उनकी कुछ जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, कोई आम छोटे मोटे बंदे की बात नहीं मैं कर रहा, मेरी उनसे बात हुई है, वो खुद इसको बड़ा कॉशियसली बड़ा एहतियात से एनालिसिस कर रहे हैं और उनको बिल्कुल ये पता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आई है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है। अब फिलहाल वो इसका एनालाइज कर रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। अभी फौरी तौर पर किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर रही है कि अगर आप ये कि कल ये उनसे इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे चेयरमैन नैब से, तो अभी वो वहाँ तक बात नहीं पहुँची। लेकिन ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है, ये सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रही है। चेयरमैन नैब जो है अब वो कुछ भी करेंगे तो वो कंट्रोवर्सी उनके साथ अटैच रहेगी, इसका हल निकालना पड़ेगा। या तो इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और पता चलना चाहिए, अगर चैनल गलत है तो फिर चैनल पे पर्चा होना चाहिए, उसको उसके हायरार्की को जेल में होना चाहिए। और अगर ये ठीक है तो फिर चेयरमैन नैब के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो इस ओहदे पे विराजमान रहें। मगर ये उनके ऑफिस का यूज़ हुआ, जो बातें हुई हैं वो इंतहाई अखलाक से गिरी हुई थी, नाजेबा थी। अगर वो गलत हैं तो ठीक है, अगर वो ठीक है तो फिर इस तरह का बंदा चेयरमैन नैब नहीं रह सकता। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर तो ये बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जब इदारा ही भाग गया है, उसामा साहब तीर कमान से निकल चुका है, ये वीडियो वायरल हो चुकी है, लोगों ने देख ली है, अब इसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचना होगा। इसका गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। तो बड़ा सादा है, ऑपोजिशन तो कहेगी कि ये ऑथेंटिक है और इदारे पर दबाव डाला गया इसलिए उसने वीडियो वापस ली, ये बिल्कुल सच्ची वीडियो है और इसकी बुनियाद पर चेयरमैन नैब को हटा दिया जाए। तो आपका ख्याल है कि फिर चेयरमैन नैब को हटा देना चाहिए ऐसी वीडियो? कल को किसी की भी वीडियो इस तरह की बनाई जाएगी, चाहे डॉक्टर कर ली जाए और उसको हटा दिया जाए। उसके बाद मेरी एक बात सुने, आप एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं कि चैनल जो का भाग गया। मुझे क्या पता चैनल पे क्या प्रेशर है, मुझे क्या पता कि चैनल पे किस तरह का प्रेशर है कि वो भाग गया है। आप एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं कि वीडियो चौका चैनल भाग गया तो वीडियो जाली है, मगर ये भी तो एक मफरूजा है। आपके पास क्या ऐसी डॉक्यूमेंट है या कौन सा ऐसा एविडेंस है जिससे आप ये साबित कर सकें कि ये वीडियो जाली है और ये टुकड़ों से बनाई गई है? मसला ये है कि ये जब तक इसका फोरेंसिक ऑडिट नहीं होगा उस वक्त तक पता नहीं चल सकता कि ये जाली है असली है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये असली है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये जाली है, लेकिन इसकी हकीकत पता चलनी चाहिए। अच्छा, जब असद खरल साहब आप इस पर क्या कहते हैं? अगर एक शख्स वीडियो बना रहा है, वो जराइम पेशा है, उसका एक काम ही है ब्लैकमेल करना, केसेस कत्ल के केसेस, अगवा के केसेस उसके ऊपर हैं, अगर वो इस तरह की वीडियो बनाता है तो फिर तब भी उसका ऑडिट होना चाहिए, मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए कि दूसरे शख्स को ट्रैप भी किया तो ट्रैप हुआ क्यों? फोरेंसिक ऑडिट में ये भी चीज़ भी सामने आएगी ना कि ये कितनी देर पहले वीडियो बनाई गई थी और ये वीडियो ओरिजिनल क्या थी, उसको किस तरह जोड़ा गया, हकीकत क्या है, डॉक्टर्ड क्या किया गया उसमें। और दूसरी एक बात जो मैं बात कर रहा था, डोगर साहब ने उसको एंडोर्स किया, मैंने ये बता रहा था और पहले प्रोग्रामों में बता रहा था कि चेयरमैन नैब के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश होगी, कंपेन चलाएगी और पहले भी बड़े बड़े इस तरह के जो ऑफिस पे होते हैं उनके खिलाफ कंपेनें बनाई जाती हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, उनको ट्रैप में लाया जाता है। अब मामला ये है कि मैं अपोजिशन पार्टीज़ की बात की कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं चेयरमैन नैब को। हुकूमत के हवाले से जो बात ये कर रहे हैं, न्यूज़ वन के जो मालिक हैं वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में PM साहब के साथ बैठते हैं, उधर ही उसी बिल्डिंग में बैठते हैं वो, उनके बाकायदा मेरा ख्याल है स्पेशल असिस्टेंट है बाकायदा, और अनऑफिशियली बहरहाल उधर बैठते हैं बाकायदा वो ऑफिस। लेकिन मैंने कहा कि उनके बगैर कोई मीडिया पॉलिसी नहीं, तो अब उनके चैनल में ये आना वापस ले ली ना। तो मामला ये है कि वो तो कह रहे हैं कि जनाब हकायत पर मीडिया हर चीज चैनल के मालिक से पूछकर चलती है। अपोजिशन इसीलिए आप देखें एक तरफ राना तनवीर साहब का मैं बयान अभी चल रहा था टिकर कि चेयरमैन नैब के ऊपर दबाव है, वो बताएं किसका दबाव उनके ऊपर है। तो मामला यह है कि चेयरमैन नैब के ऊपर इस वक्त तीनों तरफ से उनके ऊपर दबाव है। दबाव किस वजह से? सिर्फ एक ही वजह से कि वो
नवाज शरीफ साहब अंदर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग जो उनके ऊपर भी केस और इंक्वायरी चल रही है। जारी बात है अगर इतना आसान होता तो वो भाग के ना जाते। हमजा शहबाज उनको बेलें मिल रही हैं, ठीक है, जरदारी साहब भी आ रहे हैं, सारे नैब को गालियां निकाल रहे हैं, दशनाम तराजी कर रहे हैं। अगली बात आ गई पीटीआई की। पीटीआई के जुल्फी बुखारी साहब नैब के रडार पे हैं, आजम सवाती साहब, खुसरो मुख्तियार साहब, परवेज खटक साहब, आजम खान साहब और चेयरमैन नैब यहां तक कह चुके हैं कि ऐसे लोग जो नैब के रडार पे हैं उनको बड़े ओहदों पर ना लगाया जाए। इससे ज्यादा वो क्या कह सकते हैं? ईसीएल में वो कहते हैं हम नाम कह रहे हैं, मतलब ये है नहीं डाल रहे। इसका मतलब ये है कि चेयरमैन नैब जो मर्जी करते फिरे, उन पे कोई चेक नहीं है, उनका कोई ऑडिट नहीं है, चेक वो ये किसी तो को नहीं है कि जवाब आप दे उनका नहीं। वीडियो बना के उनकी कंप्लेंट की बुनियाद पर बाबा डोगर साहब क्या हो सकता है? यानी अगर मैं एक फिर बात कर रहा हूं, अगर मुझे नहीं पता कि ये वीडियो जाली है असली है, क्योंकि मेरे पास असैसिनेशन हो गई, मोटी बात मान लेता हूं, बनाने का मकसद असैसिनेशन हो चुकी है उनकी। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ बता दें डॉक्टर साहब, क्या अब चेयरमैन नैब क्लीन हैंड के साथ वो खातून गई है जिसने ये बनाई है, जिसने ये ब्लैकमेलिंग का पूरा ट्रैप बचाया है, जिसने रिकॉर्डिंग की है? मेरी एक बात, रिस्पेक्टेबल क्या होता है? मुझे एक बात बताएं, चेयरमैन नैब अगर ये वीडियो असली है, वो खातून कुछ भी है, अगर ये सारा कुछ सच है तो फिर उनको कोई जवाब नहीं है इस सौदे पे बैठने का। और मैं आपकी बात नहीं समझा। अगर वीडियो पुरानी है, नई है, जो भी है, अगर ये ठीक है तो फिर चेयरमैन नैब वो अखलाकी तौर पर आप समझे कानूनी तौर पे अपनी वो मोरलिटी खो गए, उनके नीचे उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी रिट को नहीं मानेगी, वो सारे कहेंगे कि ना ये तो बंदा खुद ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो लाने का मकसद तो पूरा हो गया लाने वाला को। बिल्कुल सही, यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने आपसे पहले कहा कि तीर कमान से निकल चुका है। अब चेयरमैन नैब जो है आजादाना तौर पर खुद मुख्तारी ये तो ब्लैकमेलिंग काम नहीं कर सकते। अब इतना दबाव उन पर डाल दिया गया है, ज़हनी दबाव में उनको ले आए हैं, उनको खौफजदा कर दिया है, ला रहे हैं कि वो खुद रिजाइन कर दे। सिंपल सी बात में उसामा साहब आखिरी बात कर दो, बस वो चाहते हैं चेयरमैन नैब साहब इस्तीफा दे के घर चले जाएं, क्योंकि हुकूमत उनको हटा नहीं सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना पड़ेगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। मामला ये है कि ये सारे जो अब मिल गए हैं, अपोजिशन पार्टीज भी और हुकूमत साथ मिल गई है, वो चाहते हैं कि ये भी हो सकता है दबाव लाया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब जाकर खुद जाकर रखती है चीजें और वो बरामद हो जाती है, जनाब नशावर चीज बरामद हो गई, ये भी प्लांटेड भी तो हो सकता है सब कुछ। सर मैं एक दफा फिर इसका जब तक फोरेंसिक ऑडिट नहीं होगा, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, उस वक्त तक चेयरमैन नैब के वो हटाने का लीगली एक ही तरीका है, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साहब, जिसका फोरेंसिक ऑडिट क्या होना है। राना मशहूद की वीडियो तो पूरी दुनिया ने देखी है, उसको किसी ने रिबट भी नहीं किया, तो राना मशहूद तो बारिजात फिर रहा है। अब मामला क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका फोरेंसिक ऑडिट में ना हो, वो सोशल मीडिया में भी चलती रहे, ले रहा है, पैसे दे रहा है, चेयरमैन नैब काम नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब काम नहीं कर सकते इस वक्त, इस वीडियो के जब तक स्टेटस कौन करेगा? कौन करेगा? नहीं बनेगी। फोरेंसिक लैब पाकिस्तान में तो है ही नहीं, कहां से कराएंगे? तो कहां से कराएंगे? और अगर शुरू हो जाता है, कौन करेगा? कौन लोग बैठे होंगे? उनमें इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उनको नहीं कॉल आएगी, हाँ जी इसको सही कह दो, इसको इस तरह कर दो, और उसके बाद तो फिर एहतसाब तो क्या, क्योंकि यहाँ जो एहतसाब करना है फिर तो एहतसाब हो ही नहीं सकता, फिर तो किसी चीज का एहतसाब नहीं हो सकता। मेरा मतलब है आप इतने केसेस देख रहे हैं, अगर आपको किसी इदारे पे एतबार ही नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि कोई चीज ठीक ही नहीं है, तो एक वीडियो यहाँ पर चेक नहीं हो सकती। अरबों रुपए की करप्शन कहां से चेक होगी? साहब शर्जील मेमन साहब के कमरे से बोतलें जो मिलती हैं वो फिर आपको पता है जैतून और शहद की निकल आती हैं बाद में, यानी लेबोरेटरी से टेस्ट होने के बाद, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप तो यहाँ पे तो सच को झूठ। चेयरमैन नैब को इन वीडियोस, मैं आपको बता रहा हूँ, इन वीडियोस और ऑडियोस जो अभी जारी हुई हैं, इनके बारे में उनको बताया गया कि हम ये जारी कर देंगे। उन्होंने कहा बेशक जारी कर देंगे, मैं अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटूंगा। अब उन्होंने वही काम किया है। हम मुझे कह रहे थे मुझे धमकियां मिल रही हैं, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए। हमें यह देखना क्या चेयरमैन नैब मुलजमों को पकड़ रहे हैं, क्या वो कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहे, क्या वो किसी से ब्राइब तो नहीं ले रहे, क्या वो इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, अंडर इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे। अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहे, अगर वो ब्लैकमेल हो जाते, तो क्या ये वीडियो मंत्री यहाँ पे आते? फारूक साहब जो हैं उन पे केसेस हैं,
वो नैब की जेल में है, वो खातून जो है वो भी नैब की जेल में रही हैं जिनसे ये वीडियो लीक हुई है, और उसके बाद वो चेयरमैन नैब से मुलाकातें भी कर रही हैं, उनकी ऑडियो टेप भी सामने आ रही है, उनकी वीडियो टेप भी सामने आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि चेयरमैन नैब तो खुद पिक एंड चूज कर रहे हैं। अगर ये ठीक है, अगर मैं फिर कह रहा हूँ ये ठीक है, देखिए अगर ये वीडियो टेप ठीक है चले मान लिया, लेकिन ये तो बताएं पे नहीं रह सकते, जो ये सब ऐसे क्यों होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, उनके खिलाफ बयानात आते हैं, फिर इंटरव्यू वाला मामला आ जाता है, बकायदा तरीके से कैंपेन शुरू हुई है, कमाल है, कॉलम लिखा जाता है, पूरा इशू बन जाना है। जैसा मुल्क का सबसे बड़ा इशू ये है, तमाम जमातें उस कॉलम को पकड़ती हैं और उसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है। अभी वो डिबेट थमी नहीं है, अभी एक दूसरी एक और चीज आ गई। इसका मतलब ये है कि आप दबाना चाहते हैं, आप उनको उलझाना चाहते हैं, आप उनको एहतसाब का जो एजेंडा है उससे पीछे हटाना चाहते हैं। अब मुझे ये बता दें ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके पीछे कौन हो सकता है? मेरी एक बात सुनें, अगर खातून के साथ कोई उन्होंने मिसहैंडलिंग की है तो वो थाने में जाती, पर्चा करवाती चेयरमैन नैब के साथ। अगर उन्होंने अपने ऑफिस में उनके साथ गलत काम किया है, हिरासमेंट की है, तो आप थाने में जाती, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराती। इसका मतलब ये है कि ये तो बात ही अजीब सी है कि आप चीजें बना रहे हैं और एक वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, जस्टिफिकेशन क्या है? नैब जो है वो थाने जाएं, उस औरत पे भी पर्चा कटवाएं, इस चैनल पे भी पर्चा कटवाएं, इसके माने के साथ मान लिया गलत कह रहा है, तो ये कह रहा है हकायत पर मबनी नहीं है। अभी बात की है जुए चौधरी के कॉलम की, ये कह रहे हैं कि वो सारा कंकॉक्टेड था, सारा कुछ गलत था। तो चेयरमैन नैब को चाहिए था लीगल नोटिस भिजवाते जुए चौधरी को, जनाब ये तुमने जो किया ये गैर अखलाकी और गिरी हुई हरकत की है, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो तो इस तरह की कोई उनकी क्लैरिफिकेशन आई नहीं है। वो तो उन्होंने कहा जी इसके कुछ मंदरजात जो है वो हकायक से हटकर हैं, कुछ मंदरजात उस कॉलम के, तो या तो वो ठोक के कहते हैं कि ना ये गलत है, उन्होंने नहीं किया। मुझे एक बात बताएं, क्या वो उनकी पोजीशन देखें, उनकी उम्र देखें, उनका तजर्बा देखें, क्या वो दूध पीते बच्चे के हर बंदे का? तो अगर ये वीडियो बाबर डोगर साहब, अगर ये वीडियो गलत भी है, ठीक है, जाली भी है, तो जो आप कह रहे हैं कि तीर कमान से निकल गया, तो जिन्होंने ये वीडियो बनाई, बनवाई या जो भी है, जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, जो साजिश में कामयाब हो गए, यही मैं कह रहा हूं सर। अभी चेयरमैन जो आप खुद कह रहे हैं ना तीर कमान से निकल गए, आप वो तो कामयाब हो गए। अब चेयरमैन नैब तो वजारत देते रहेंगे। मामला साहब का क्या होगा? अगर ये उसामा साहब ये खातून के साथ अगर कोई मिसहैंडलिंग हुई है, कोई गलत काम उनके साथ ऑफिस में तहकीकात होनी चाहिए, उनका काम था उसी वक्त थाने जाती, मीडिया में आती, थाने जाती, दरखास्त देती, हम भी उनके साथ होते। अब ये तो एक प्री प्लान्ड एक ट्रैप बिछाया गया है, अब क्या और एक होगा? खास वक्त का इंतजार किया गया है। बाबर डोगर साहब क्या होगा? अब एहतसाब जो है पीछे रह गया, अब चेयरमैन नैब की जो जात है वो सामने आ गई, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कब किसके साथ बैठते हैं, क्या करते हैं, वो खत्म, अवाम का एतमाद खत्म। अब ध्यान दूसरी तरफ लग गया कि जनाब ये एहतसाब कुछ नहीं, ये तो मामला ही दूसरी तरफ है। देखें, इंतज़ार करें, गवर्नमेंट और अपोजिशन कल इस पे हाइप आएगी, कल अपोजिशन भी अपनी स्ट्रेटजी तय करेगी, पीपीए पार्टी भी, नून लीग भी और गवर्नमेंट भी। उसके बाद पता चलेगा कि वो इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं। ऑफ कोर्स जिस तरह से जरदारी साहब के चेयरमैन नैब के हवाले से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह से PMLN जो है एक कॉलम के हवाले से पहली अब तो वीडियो आ चुकी है, ऑडियो। जो बात की बड़ी अहम थोड़ी सी बात सवाल, डोगर साहब ने एक बात की है कि नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से उनकी टॉप लीडरशिप से बात, जी वो क्यों मत आते भला, किस वजह से? वो कहते हैं अगर चेयरमैन नैब हट गए तो डिप्टी चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन बन गया हुसैन असगर साहब, तो वो तो उनसे ज्यादा लीथल है। अब ये खौफजदा है इस चीज से, वो दोनों के लिए लीथल है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, हुसैन असगर गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के लिए लीथल है। इस गवर्नमेंट खामख्याली में ना रहे कि हुसैन असगर आएगा तो उसको मैनेज कर लेंगे। अच्छा, मुझे नहीं ख्याल कि वो मैनेज होंगे। दो बड़े पंजाब गवर्नमेंट आप देखें कि CM और चीफ सेक्रेटरी बेबस हो गए थे उनके सामने, इसीलिए एक साजिश के तहत पंजाब से उनको हटाया गया था। तो आप समझ रहे हैं कि चेयरमैन नैब बन जाएंगे तो अगर उनको एक्टिंग चार्ज मिलता है तो क्या गवर्नमेंट उनको मैनेज कर लेगी? मुझे बताएं, क्या चेयरमैन नैब के खिलाफ या नैब के इदारे के खिलाफ या जो अब वो तहकीकात कर रहा है, कमर ज़मान चौधरी साहब का एक दौर था, बड़ा ही कमाल दौर था। अच्छा, उनकी वीडियो ऑडियो मंजर यहाँ पे नहीं है जिनकी लानी चाहिए थी, वो पड़ी रही शेल्फ में ही, वो पड़ी रही, वो नहीं किसी ने लाई, उनकी पता ना साहब को। तो तीन सिर्फ लोगों के पास जब आप चेयरमैन नैब होते हैं ना, और जब आप इस तरह के बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं
तो फिर आप वो रस्सी पे चल रहे होते हैं। मगर ये नहीं होता कि आपके पास जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी आपसे आके, अगर फारूक साहब जो हैं उन पे इतने केसेस थे, उनकी वाइफ पे इतने केसेस थे, तो चेयरमैन ब्रेक से पहले आखिरी मिनट है बाबर डोगर साहब, मिलना अकेली औरत से अपने दफ्तर में उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े ओहदों पे, एक मिनट सर, बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो जजेस हैं या जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जब भी वो मुलाकातें करते हैं ख्वातीन से खास तौर पर, तो अपने साथ अपना स्टाफ रखते हैं। सही है, उनका पीएसओ वहां पर बैठा अब और ज्यादा मोहतात होना चाहिए। मेरी गुजारिश, ब्रेक का वक्त हो गया है, सिर्फ ये बता दें कि अब एहतसाब चेयरमैन ने अब हाँ या नहीं? बाउड साहब, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है जब तक नहीं कर सका। अच्छा बस टाइम खत्म। असद करल जी बिल्कुल, जो कॉन्स्पिरेटर थे वो कामयाब हो गए। अभी वो जो ब्रेक लेते हैं, अपनी वजाहत, ब्रेक, ये वीडियो असली है, जाली है, असली है, नकली है, इसे कतई नजर, यानी जो मकसद इससे हासिल करना था वो हासिल हो गया। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। अब फिर पता चल रहा है कि मोदी सरकार अब की बार फिर आ गई है और अगले 5 साल भी मोदी साहब भी हुकूमत करेंगे भारत में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरह के वो पागलपन का शिकार हैं, जंगी जुनून उन पर सवार है, मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम करते हैं, पाकिस्तान से जंग चाहते हैं, क्या ये जीत हिंदू इंतहा पसंदों की जीत है? और उसके बाद अब क्या इलाके कोई खित्ते में जंग का खतरा है? असद खरल साहब, आपको क्या लगता है कि अब दोबारा कहीं पाकिस्तान से खुदा न खास्ता कुछ जंग का खतरा तो नहीं भारत का, जिस तरह के हमने हाल ही में देखा? देखिए, जंग का खतरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब आपको जो मोदी है पहले से बदला नजर आएगा। आप देखेंगे कि जो एक जारहाना रवैया था, जो पागलपन था, जो इंतहा पसंदाना उसका जो अग्रेसिव एटीट्यूड था, मेरा ख्याल है अब वो मेचोरिटी का मुजाहरा करेगा। और आज जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनकी कामयाबी पर उनको मुबारकबाद दी है, मेरा ख्याल है कि अब मोदी सरकार जो है और पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो उसको भी, अब मोदी को भी समझ आ गई है कि एक दफ़ा तो आवाम को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बार बार आप ये जो बना लिया ना अगर आप ये कहें कि फिर दोबारा इसी बात पे, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर वो कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है, उनका अपना मीडिया, उनके अपने लोग, उनके अपने जो महबूब वतन इंडियन है, वो इस बात पे परेशान है कि अगर ये चीज़ जो हो रही है, इससे सेकुलर जो भारत का मामला था, जो अब हिंदू इंतहा पसंदाना एक रियासत के तौर पर भारत सामने। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान को भी खुद भी खतरा है, इतनी इंतहा पसंदियाँ फैलेगी, जुनूनी शख्स अब दोबारा बन गया वज़ीर आज़म? सर, मोदी साहब ने जो स्टेप्स लिए हैं उस पर इंडिया जो एक सेकुलर स्टेट था, अब वो एक हिंदू स्टेट बन चुका है। इंडिया में हिंदू जो है वो डोमिनेट कर चुके हैं। हिंदू जिस तरह की वहाँ पर मजहबी रवादारी जो है, इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है, मजहबी रवादारी कम हो रही है। जो मोदी के स्टेप थे, जिस तरह से कश्मीर में मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, मेरा ख्याल है कि बीजेपी की इस जीत के बाद जो इंतहा पसंद हिंदू है ना, वो डोमिनेट करेंगे इंडिया में। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ पॉलिसी की बात है, तो इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है कि वो पॉलिसी अब चेंज होगी, क्योंकि हमने अब 5 साल के लिए रहना है और मेरा ख्याल है कि दोनों के ताल्लुकात जो है उसमें बेहतरी आएगी। मगर पागल शख्स हो, जुनूनी शख्स हो, उससे आप किसी भी चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं, बुरी से बुरी, कोई बईद नहीं उसके आगे, वो कुछ भी कर सकता है, उसको बस अपना जुनून की तस्कीन चाहिए। मुझे तो ख़तरा मुसलसल 5 साल अगले नज़र आ रहा है कि वो कोशिश करेगा कि उसकी जो इंतहा पसंदाना सोच है वो पाकिस्तान पर मुसलत करने की कोशिश करे। जहाँ पाकिस्तान रजिस्ट करेगा तो हालात ख़राब हो सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हालात कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं क्या वाकई? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ गई है, डॉलर जो है उसकी भी जो उड़ान थी वो कुछ कम हुई है, नीचे आया है डॉलर भी। ये क्या चीज़ ये जारी रहेगी? क्या यही बस पैमाने रह गए हैं मईशत को बेहतर करने के? अब दो राय आती है, एक तरफ कहा जाता है जनाब मईशत डूब गई, तबाह हो गई, स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गई, डॉलर ऊपर चला गया। जब वो नीचे आ रहा होता है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही होती है, तो फिर उस तरह से खुशियां नहीं मनाई जाती। ये भी कहा जाता है कि ओहो ये तो मईशत के उतने इंडिकेटर्स ही नहीं है, ये हो क्या रहा है? और जो तब्दीलियां आ रही हैं जनाब, अब शेख साहब जो हैं वो अपनी टीम लेकर आ रहे हैं, सेक्रेटरी खजाना को भी तब्दील कर दिया गया है।
तो असद खरल साहब, ये अब दोबारा से तब्दीली अंदर ही आती चली जा रही है, जो आ रहा जी है बिल्कुल। वो बदल रहा एक है। तो वही यूनुस ढागा साहब थे जिनको वजारत खजाना के अलावा रेवेन्यू डिवीजन की वजारत का भी इजाफी चार्ज दिया गया था। अब उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के रिपोर्ट करने का कहा गया है। नवीद कामरान बलोच साहब जो हैं उनको लाया गया है अब सेक्रेटरी खजाना, और मरूफ अफजल साहब जो हैं वो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन बन गए। अब जो आप बात कर रहे हैं कि डॉलर जो है उसकी कदर में कमी और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, और जो स्टॉक एक्सचेंज अब ऊपर जा रही है, ये इस हवाले से हुकूमत ने एक स्ट्रेटजी तैयार कर ली उसामा साहब। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गई, ये ज़ेर गौर है, और हुकूमत को ये मशवरा दिया गया है कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर ये काम कर लें तो डॉलर 100 रुपये पे आ सकता है। वाकई क्या काम है? और काम सिर्फ ये है कि जो डॉलर की या फॉरेन जो करेंसी है उसकी जो लेन देन का कारोबार है, जो ठेलों पे, जो दुकानों पे, जो थड़ों पे, जो फॉरेक्स कंपनीज के जरिए हो रहा है, और कोई पता नहीं है कि गंडेरी वाला, रेडी वाला, हर बंदा जिसके पास जो पैसे हैं वो जाके डॉलर करा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसकी ना पे कोई दर्ज हो रहा है, ना कोई पता चल रहा है कि इस बंदे का क्या पर्पज है, जेन्युइन मसला है, वैसे ले रहा है। डॉलर के पर्पज होना चाहिए ना कि आपने बच्चे की फीस जमा करानी है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से आपको चाहिए। अब हुकूमत ने यह फैसला किया, अभी तक उनके जो ज़ेरे गौर है मामला, जो स्ट्रेटजी तैयार की गई है कि बैंक्स जो हैं सिर्फ बैंक के जरिए करेंसी की तब्दीली का लेन देन हो, ताकि सारा रिकॉर्ड पे भी आए कि किस बंदे के पास कितने, क्योंकि आपको पर बैंक में जाके जमा कराने पड़ेंगे ना उतने पैसे या उतने डॉलर, और उसके बदले आपको अकाउंट फॉर हो जाएंगे, आप रिकॉर्ड पे आ जाएगा, ब्लैक मनी जो है वाइट आ जाएगी, बाई बुक आ जाएगी। और ये अगर हुकूमत काम कर लेती, और ये बेड़ा गर्क किया था नवाज शरीफ साहब ने ओपन करके गए थे कि ये जो जगह जगह पे रख के आप डॉलर खरीदो फरोख्त करते थे, और इसके अंदर 25 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि सास अदारे ने, और एक दुबई से बंदा बैठ के और इंडिया नेक्सस वो बैठ के करेंसी डीलर में सारा उतार चढ़ाव कर रहे थे। अच्छा, और इसके अंदर बड़े बड़े टाइकून्स भी शामिल। बाबर डोगर साहब, जहांगीर तरीन साहब का मैं देख रहा था बयान, उन्होंने कहा जी अब गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो जाएगी, जो नई टीम बन गई है। आपको लग रहा है अब ये अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी मीशत की? देखिए, यूनुस ढागा साहब जो है सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उनको चेंज किया गया है। फीस शेख साहब जो थे उनसे कंफर्टेबल नहीं थे। यूनुस ढागा जो है नवाज शरीफ के दौर में सेक्रेटरी वाटर एंड पावर रह चुके हैं, और 3.5 साल में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे बिजली के, उसमें फेली बहादुर शाह लखा और ये वो, इन पे नया में कुछ केसेस भी हैं। तो अभी जो IMF के साथ डील चल रही थी, तो यूनुस ढागा उसमें उनकी रिजर्वेशन थी, और वो IMF के लोन्स को अपोज कर रहे थे। 3 दिन वो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए, 3 दिन उन लास्ट 3 मीटिंग में वो नहीं बैठे, तो उस पर अब्दुल हफीज़ शेख जो थे उनसे कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए उनको चेंज किया गया। नवीद कामरान बलोच जो है वो लेके आए गए। हारून शरीफ साहब जो है ये भी IMF के ओहदेदार रह चुके हैं, और उनको वहाँ से निकाला गया था। अभी भी उन्होंने इमरान खान साहब को झूठी सच्ची कहानियाँ बताई कि अगर इन्वेस्टमेंट बोर्ड में मेरे पास इतने मेरे लिंक्स हैं कि मैं 50 से 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकता हूँ, और ये बोल बचन और बातों से अभी तक ये इन्होंने 8-9 माह गुजार दिए, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इनकी एक और आदत भी थी कि IMF के इशू पे, जिस पे इनका कुछ लेना देना नहीं था, उसमें भी ये अपनी टांगे फंसा रहे थे, जिसकी वजह से हफीज शेख साहब इनसे बड़े अनकंफर्टेबल थे। तो लिहाजा इनको टीम कुछ बेहतर बनती चली जा रही है। उनकी जगह पे नईम जिम्मेदार साहब को चेयरमैन। चले आप कुछ देखते हैं, चले अल्लाह करे कि ये मईशत के लिए बेहतर हो। एक और अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है जनाब कुछ लोगों की, और उसके बाद उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं, और बड़े सख्त उनके बयानात हैं। लग रहा है कि बड़े वो जोश में हैं। इसमें हकीकत क्या है, पहले रिपोर्ट देखिए। मुझे जेल में क्यों डाला, कोट लखपत जेल से बुलंद होने लगी है फिर ये सदा। लग रहा है कि शोरश का शौक फिर से नवाज शरीफ के दिल में है उठा। क्या फिर सियासत में शोर मचाया जाएगा? क्या फिर ये नारा लगाया जाएगा? क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया, बोलो बताओ। नवाज शरीफ भूल गए लेकिन अवाम नहीं भूले, और नवाज शरीफ के इस नारे को इंतखाबात में बुरी तरह मुस्तरद कर दिया गया। करप्शन इल्जामात पर शरीफ खानदान सिर्फ सियासी इंतकाम का शोर मचाता रहा, कोई सबूत पेश नहीं कर सका, क्योंकि शरीफ खानदान की करप्शन कहानी थी सिर्फ तदादात की जुबानी। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्कलैंड के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीर है। लंदन फ्लैट्स की मलकियत हुसैन नवाज मान गए, लेकिन मरियम नवाज सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहीं कि हम पे इल्जाम क्या है, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। अब नवाज शरीफ भी पूछ रहे हैं कि मेरा जुर्म क्या है। वो शायद भूल गए 28 जुलाई 2017 को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने जुर्म साबित होने पर इन्हें वजीर आजम के मनसब के लिए नाअहल करार दिया था। एवनफील्ड में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और इनके शोहरे नामदार कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसकी सजा मुअत्तली का केस अब भी चल रहा है। नवाज शरीफ को यह भी अच्छी तरह पता है कि 90 की दिहाई में इक़्तिदार की छतरी ना होती तो शरीफ खानदान पर बने करप्शन मुकदमात आज भी चल रहे होते। लेकिन हैरत है कि नवाज शरीफ आज फिर पूछ रहे हैं कि इन्हें जेल में क्यों डाला गया। मरियम नवाज साहब भी मौजूद थी मुलाकात में, दीगर अहम रहनुमा भी थे। बयानात सुने आप तो आपको मज़ा आ जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जी वोट को इज़्ज़त दो प्लस होगा और जो कोई अब पार्टी को छोड़कर जाएगा, साथ नहीं देगा, उसकी पार्टी में कभी कोई जगह नहीं होगी और अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ये बयानिया घर घर पहुँचा दो। ये सब बातें उन्होंने की हैं। और बाबर डोगर साहब, ये तो आप तो कहते हैं कि मियाँ साहब कहते हैं जी मुझे निकालने के लिए क्या आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं तो जनाब बयानिए पर कायम हूँ और अब किसी को साथ शामिल नहीं करेंगे। यानी अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भूल जाएँ और जाहिद साहब होते थे, दीगर जितने भी लोग थे वो सब भूल जाएंगे, उनको दोबारा शामिल किया जाएगा। वो आदि काबीना मुशर्रफ साहब की उन्होंने रख ली थी, अब नहीं ऐसा करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताएं कि मुशर्रफ के दौर में जिन्होंने जेलें बुकती, मारे खाई, जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, मियाँ साहब जब वापस आए उन्होंने चुन चुन कर उन सब को धक्के दे के ठुड्डे मार के पार्टी से निकाला। खोसा फैमिली देख लें, गौस अली शाह देख लें, उसके बाद मखदूम जो जावेद हाशमी थे वो देख लें, उसके बाद चोई निसार, ये सारे वो लोग थे जब मियाँ साहब 10 साल के लिए एग्रीमेंट करके बाहर चले गए थे, इन्होंने पार्टी को जिंदा रखा। जावेद हाशमी साहब जो थे उन्होंने तो इवन यहाँ तक गए कि उन्होंने जेल भी काटी, इनके लिए जेल भी काटी। और जब ये इक़्तिदार में आए तो एक दिन शहबाज शीर साहब जो है उन्होंने इनको बाहर गेट तक गाड़ी तक छोड़ने आए, इनके ड्राइवर से कहा भाई ज़रा बाहर आओ, और जावेद हाशमी साहब को उनके मुँह पर उन्होंने ये कहा कि जावेद हाशमी साहब आप बड़े अतराते हैं, आपकी जगह आपके ड्राइवर को मैंने टिकट दे दी ना तो वो आपके मुकाबले में जीत जाएगा, ये आपकी औकात है। तो इस तरह से लोगों को जलील किया और पार्टी से निकाला गया। और उनकी जगह पे रखा किसको गया? तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, जाहिद आमिद, मुशाहिद हुसैन, इस तरह के लोग वो लोग जो मुसीबत में पार्टी को छोड़कर काफ लीग में चले गए थे और उनके मिनिस्टर थे वो सारे अपनी कैबिनेट में ले लिए गए। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी जो ये दावे कर रहे हैं, अभी ये अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त बड़ा पार्टी के वो लोग जो साथ चल रहे हैं, जब इक़्तिदार आएगा तो फिर आप देखिएगा असल चेहरा उस वक्त बेनकाब। असल चेहरा सदखल साहब, जरा इस हुकूमत का, ये तब्दीली हुकूमत का भी असल चेहरा दिखा देना जरा लोगों को। ये नारोवाल में क्या हो रहा है? हाँ, नारोवाल में जी हो रहा है जी, ये सूबाई वजीर हैं औकाफ के जी। अब एक मंशियात फरोश को पुलिस पकड़ती है, थाने ले जाती है और ठीक 10 मिनट के बाद थाने में जाके वो मिनिस्टर साहब SHO की कुर्सी पर जाके बरजमान, वीडियो देख रहे हैं आप, ये बैठे हुए जी, ये वहां पे जाके थाने की कुर्सी SHO साहब, और SHO साहब मुल्जमों की तरह बैठे हुए साथ में, और मुल्जम और उसके जो साथी हैं वो जनाब SHO से लड़ने के मूड में है पूरी पोजीशन में, और मिनिस्टर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अब अगर ये तब्दीली सरकार है, फिर हम कहते हैं पुलिस कल्चर की बात है, ये मंशियात फरोश है, ये मंशियात फरोश की सिफारिश के लिए आए हैं। अब इमरान खान साहब को और बुजदार साहब को ऐसे मिनिस्टर के ऊपर भी नजर रखनी है, अगर थानों में जाके SHO की कुर्सी के ऊपर बैठ के और अब मंशियात फरोशों की इस तरह जाके सिफारिशें करेंगे और उनको जाके मुल्जमों की तरह उनको जाके ग्रिल किया जाएगा SHO को थाने में जाके, तो फिर क्या कल्चर की तब्दीली है, क्या मामला है? आप बात कर रहे थे जो अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा जी जो लोग मिलना चाहे हम उनको नहीं मिलाएंगे। मुझे ये बताएं कि उनके तो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, हम पकड़ा ही नहीं दे रहे, इसीलिए बेगम सफदर साहिबा जो है, बेगम सफदर साहिबा जो है, मरियम साहिबा, नहीं उनके बारे में बता ये नहीं, आप ये ना कहें। अच्छा, मरियम नवाज साहब कह रही थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जो कहती थी मेरी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है? इमरान खान ने मनवाया ना, तो आप इमरान खान ये भी मनवाएंगे कि वो वजीर आजम है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।